हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे पिछले 5 वर्षों में क्या हुए, बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। अब हमसे क्या पूछा गया है, न्यूटन प्रति मीटर, कुलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कुलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, हम सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एफ बटे क्यू। एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा बल और क्यू क्या होता है, क्यू होता है आवेश। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटे क्यू। अब हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और हमारा क्यू यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। यानी कि क्या हो गया, ये हो गया न्यूटन प्रति कुलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकल कर आ गया, न्यूटन प्रति कुलाम। अब हम इसमें देखते हैं न्यूटन प्रति कुलाम कहाँ दिया गया है। तो न्यूटन प्रति मीटर, कुलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कुलाम। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कुलाम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबित रखा गया है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम आघूर्ण क्या होगा। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एक पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबित क्या करा गया, रखा गया, तो उस पर लगने वाला अधिकतम आघूर्ण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है आघूर्ण निकालना है, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और देखिए, जब क्या गया, अभिलंबित रखा गया यानी कि अभिलंबित है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। हम इतना जानते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अधिकतम आघूर्ण यानी कि टो मैक्सिमम बराबर पीई, अब साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि हमारा साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि टो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पीई। यहाँ पे हमारा अधिकतम आघूर्ण क्या हो जाएगा, पीई। तो ए इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जितने भी 20 क्वेश्चन है ये हमारे बार बार रिपीट हुए, चाहे आप 2018 की बात करें, 19, 20, 22, 23, 24 और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। और देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़कर इनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि 1 का ए, 1 का बी या 2 का ए, बी, जो भी। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो चलिए, अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए क्या होता है। वेबर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, या न्यूटन प्रति कुलाम होता है। तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि 3 का ए, बी, सी, डी। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन अच्छे से होता रहेगा क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट तैयारी तब तक हो गई होगी। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है हमारा न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। जैसे कि इसका है 3 का सी, तो देखिए आप लिखोगे 3 का सी कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 4th, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी। घटती है, उतनी ही रहती है, बढ़ती है, शून्य रहती है। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या रहती है, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एक दूसरे के करीब लाते हैं तो दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब दूरी घटेगी तो क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिर से देख लीजिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब दूरी घटेगी तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य। यहाँ पर लिखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य।
तो हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, W, जिसमें वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव भी हो, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के पदों में, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें थीटा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें थीटा दिया गया है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे करेंगे W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यानी कि हम यहाँ करेंगे W बराबर PE 1 माइनस 0, जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो PE माइनस 0, तो यानी कि PE, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 5th का C। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता और व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, या किसी पर नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, या फिर किसी पर भी नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। वो कैसे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है लंबाई पर, किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, तो सी इज द राइट आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। जब हम क्या करेंगे, किसी चालक की तार की लंबाई को खींच देंगे और उसको दोगुने कर देंगे तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध, नया प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है, हम यहाँ पे करते हैं नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणा पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध ये होता है। फिर से देख लीजिए, नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध, ये इसका हमारा सूत्र होता है। नया प्रतिरोध को हम r डैश मान लेते हैं और n क्या है, 2 गुनी यानी कि 2 का स्क्वायर, और पुराना प्रतिरोध क्या, r, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4r, तो हमारा नया प्रतिरोध क्या आ गया, नया प्रतिरोध आ गया 4 गुना। तो देखिए यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, उसका नया प्रतिरोध होगा हमारा 4 गुना, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा 8 का, बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर, वेबर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर इंटू मीटर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, 8 का A B C D जो भी। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमारा मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी इज द राइट आंसर। तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यही हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 3 और है, उनको आप अलग से कॉपी में राइट डाउन करिएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसका होगा टेस्ला, टेस्ला भी होगा न्यूटन इंटू न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, और क्या होगा, और होगा हमारा गॉस। ये हमारे इसके क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये होगा, टेस्ला होगा, न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर होगा, या गॉस होगा। तो ये क्या होंगे, ये हमारे 3 इसके मात्रक होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v चाल से गतिशील q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र b के कारण लगने वाले बल का मान होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v चाल से गतिशील q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र b के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा, QB बटे m बटे QB, और यह 0। तो देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारा बल का सूत्र क्या होगा, जिसमें क्या चाल भी आया, आवेश भी आया और बी भी आए, इनके पदों में होगा F बराबर QVB साइन थीटा, ये होगा हमारा। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर समांतर दिया गया है, तो देखिए हमें यहाँ पे समांतर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे समांतर दिया गया है। तो हम इसमें लिखेंगे QVB साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 ही होगा, तो F बराबर 0।
तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 9th का डी, 0। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। तो कैसे वृद्धि की जा सकती है? कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या चुंबकीय क्षेत्र का मापन घटाकर। तो देखिए, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो देखिए, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है, कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ाकर। तो सी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, लेंज में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर जल्दी बताइए कि 11 का ए, बी, सी, डी, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। तो देखिए, हमारे लेंज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किस नियम पर आधारित है? तो ये हमारा किस नियम पर आधारित है? ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण आधार। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होते हैं, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होगी? तो ये होगी हमारी अनुप्रस्थ। 12 का ए इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग? अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, या एक्स किरणें? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। और देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ये कौन सी है इनमें से। तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है ये भी पता होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, इनसे हमारे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है अल्फा किरणें। अल्फा किरणें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि हीलियम के नाभिक, अल्फा किरणें क्या है? हीलियम के नाभिक आवेशित कण, हीलियम नाभिक के आवेशित कण। अब देखिए, इसमें था विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्फा किरणें तो नहीं है। तो कौन कौन सी हुई? गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, और अवरक्त किरणें हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें। और नहीं है तो अल्फा किरणें नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। तो जल्दी से बताइए, इनमें क्या संबंध होता है? किसी दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। f बराबर r, r बराबर 1/f, f बराबर 2r, या f बराबर r/2। तो देखिए क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी हो रही है। जो फोकस दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। ये क्या होती है? वो हमारी फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। अगर हम किसी कण का संवेग क्या कर दें? 2 गुना कर दें, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अपरिवर्तित होगी, 4 गुना होगी, 2 गुनी होगी, आधी होगी? जल्दी से बताइएगा। अब देखिए, कण का संवेग क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, यानी कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर h/p। यहाँ पे हमारा p क्या दिया गया है? 2 गुना दिया गया, तो लैम्डा बराबर h/2p इतना दिया गया है। अब देखिए, ये तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर 1/2 h/p। और देखिए h/p किसके बराबर है? लैम्डा के। यहाँ पे लैम्डा 1/2 लैम्डा। तो देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ये हो जाएगी हमारी आधी। तो 15 का डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। इनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा?
H बराबर 2 पाई, H/2 पाई। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा H/2 पाई। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 17 का A B C D क्या है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होगा नाभिकीय विखंडन, साइक्लोट्रॉन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या नाभिकीय संलयन। तो देखिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ये होता है हमारा नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और देखिए ये सूर्य की विकिरण ऊर्जा का और हाइड्रोजन बम का, ये हमारा सूर्य का और हाइड्रोजन बम का होता है नाभिकीय संलयन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का या आपका हाइड्रोजन बम का स्रोत भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नाभिकीय संलयन है। अब देखिए बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन क्या होता है, टूटना। तो नाभिकीय विखंडन किसका है, ये होता है परमाणु बम का। किसको होता है, ये होता है हमारा परमाणु बम का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अनुनीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ओम होगा, टेस्ला होगा, हेनरी होगा या वेबर होगा। तो अनन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका होगा हेनरी। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, हम जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक होगा μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर ये होगा किसके, प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल के बराबर। और हम जानते हैं कि हमारा सी प्रकाश की चाल का सूत्र क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमसे यहाँ पे क्या दिया गया है, मात्रक पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मात्रक देखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम, फैराडे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड। तो इसका डी इज द राइट आंसर। तो 1/√μ0 का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है μ0 एप्सिलॉन नॉट -1/2 का मान क्या है। तो बताइए इसका मान क्या है। इसका मान आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये क्या है, ये इसके बराबर है। तो देखिए आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका मान बताना है। इसका मान आपको ऐसे बताना, जैसे 10⁸ या 1 × 10⁸ या 2 × 10⁸ या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसका आंसर बताइएगा। ये मैंने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप A B C करके ज़रूर बताइएगा, या आप मान भी लिख सकते हैं, जैसे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मान क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।